First of all, I welcome you all to our YouTube channel. So today we are going to learn Chapter 8 International Trade of our geography book Fundamental of Human Geography, Class 12th NCERT. So now let's see what is the meaning of trade. It means voluntary exchange of goods and services. अब भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज योर प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी. अभी मैंने इसमें क्वाटरनरी और क्विनरी एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं करा है. तो जब हम ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड टर्शरी एक्टिविटी का पार्ट है. तो टर्शरी एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जो प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को हेल्प करती है. तो अब ट्रेड के लिए दो पार्टीज चाहिए. एक वो जो प्रोडक्ट बेचने के लिए रेडी हो और दूसरा वो पर्सन जो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी है. सो इट मीन्स वी नीड अ सेलर एंड अ बायर फॉर ट्रेड टू टेक प्लेस. और अगर हम पहले के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो बार्टर सिस्टम होता था. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम? सपोज आप वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और आपका फ्रेंड शूज का प्रोडक्शन कर रहा है और आप दोनों को एक दूसरे के प्रोडक्ट्स चाहिए. तो अब आप दोनों क्या करेंगे? अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर लेंगे और इन सब में आप मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं. इस सिस्टम को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम. बट अगर हम आज का सिनेरियो देखते हैं तो अगर अब आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, आप मार्केट जाएंगे, शॉपकीपर को मनी प्रोवाइड करेंगे और वो शॉपकीपर आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देगा. और अब जो ट्रेड होता है वो दो लेवल्स में होता है, दैट इज एट योर नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल. So now let's move on to the next topic, that is history of international trade. तो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखेंगे कि कैसे ट्रेड डेवलप हुआ बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो सबसे पहले हम एशियन टाइम्स की ट्रेड एक्टिविटीज़ की बात करते हैं. इस टाइम पे जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता था. द रीज़न बीइंग हम सब ने सुना है और मूवीज़ में भी देखा है कि लुटेरे होते थे जिन्हें हम प्लंडर्स भी बोलते हैं, जिनकी वजह से जो ट्रेड था वो सिर्फ लोकल मार्केट्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड था. और अगर पीपल को कुछ बाय भी करना होता था तो वो सिर्फ वही प्रोडक्ट्स बाय करते थे जो वो उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर दे. फॉर एग्जाम्पल फूड एंड क्लोथ्स. दो देयर वर सम रिच पीपल जो लग्जरी आइटम्स भी खरीदते थे, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ट्रेड होता था लग्जरी आइटम्स का भी. अब एशियन टाइम्स के ट्रेड का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, दैट इज योर सिल्क ट्रेड. अब हम एशियन टाइम से मेडाइवल टाइम्स में आते हैं. पर्टिकुलरली यहाँ पे हम 12th एंड 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं. इस टाइम पीरियड में हमने देखा कि जो रोमन एम्पायर है उसका डिक्लाइन हो गया. और जैसे ही रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ वैसे ही जो यूरोपियन ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं उनका इंक्रीज देखने को मिला. एक रीज़न तो रोमन एम्पायर का डिक्लाइन माना जाता है. दूसरा रीज़न ये भी माना जाता है कि ओशन गोइंग वॉरशिप्स डेवलप्ड हो गई थी, जिसकी वजह से ट्रेड स्टार्ट हो गया बिटवीन यूरोप एंड एशिया. पर्टिकुलरली स्पाइसेस और सिल्क का ट्रेड होता था. अब इसी टाइम पीरियड में अमेरिका भी डिस्कवर्ड हो गया, ठीक है. अब जैसे ही अमेरिका की डिस्कवरी हुई वैसे ही न्यू ट्रेड्स रूट्स भी ओपन हो गए. अब हम 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स की बात करते हैं. इस टाइम पीरियड में वी ऑल नो दैट कॉलोनियलिज्म वाज देयर. तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा? दे स्टार्टेड प्लांटेशन एग्रीकल्चर. और अब इन प्लांटेशन फील्ड्स में काम करने के लिए उन्हें लेबर भी चाहिए. सो दे स्टार्टेड स्लेव ट्रेड. दो वो गुड्स का भी ट्रेड करते थे बट साइड बाय साइड दे ऑल्सो स्टार्टेड स्लेव ट्रेड, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करता था ब्रिटिशर्स को. फिर कुछ टाइम बाद कुछ कंट्रीज ने स्लेव ट्रेड को एबॉलिश कर दिया बिकॉज वी ऑल नो दैट इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी. फॉर एग्जाम्पल डेनमार्क, ब्रिटेन एंड यूएसए. इन तीनों ने एबॉलिश कर दिया स्लेव ट्रेड को. और स्लोली एंड ग्रेजुअली जहाँ पे भी स्लेव ट्रेड था सब ने स्लेव ट्रेड को एबॉलिश करना शुरू कर दिया. अब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड की बात करते हैं. यहाँ भी हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेते हैं, ओके. तो ब्रिटेन में वी ऑल नो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था. तो अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? वो रॉ मटेरियल इंडिया से ले रहे थे और अपनी मदर कंट्री में जाके उस रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे थे और फिर इन फिनिश प्रोडक्ट्स को वापस से लाके इंडिया में सेल कर रहे थे. तो अब जो ये फिनिश प्रोडक्ट्स की वैल्यू है ये ज़्यादा थी बिकॉज अब जो प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू ऐड हो गई है, ठीक है. बट जो रॉ मटेरियल है उनकी मॉनेटरी वैल्यू डिक्लाइन हो गई थी. अब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का सिनेरियो देखते हैं.
इस टाइम पीरियड में कंट्रीज की गवर्नमेंट ने ट्रेड टैक्स लगा दिए, जिन्हें हम टैरिफ्स भी बोलते हैं। साथ के साथ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है कि कंट्री की गवर्नमेंट अब डिसाइड करेगी कि कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट होगा और एक्सपोर्ट होगा। ओके, अब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ओवर हो चुका है। अब हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर टाइम पीरियड की बात करते हैं। इस टाइम पीरियड में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम है जर्नल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जितने भी ट्रेड टैक्स लगे थे उनको रिड्यूस करना। इस बॉडी को फिर बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया था, जिसे हम WTO बोलते हैं। अब इस WTO का काम क्या है? फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट करना। इस WTO के बारे में हम डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। अब आप इस फ्लो चार्ट्स को देख सकते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले हमने देखा था कि एशियन टाइम में जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था। उसके बाद मिडाइवल टाइम पीरियड में यूरोपियन ट्रेड शुरू हो गया, फिर कॉलोनियलिज्म आया जिसकी वजह से स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो गया। देन वी मूव ऑन टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसकी वजह से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का ट्रेड स्टार्ट हो गया। फिर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का सिनेरियो आता है जब बहुत ज़्यादा ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं कंट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है पोस्ट वर्ल्ड वॉर टाइम पीरियड में जिसे हम WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम था फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट करना। नाउ वी विल सी दैट व्हाई डू इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट। मतलब अब हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्यों ट्रेड करती है। अब इसके पीछे एक रीज़न है कि एक कंट्री सारी चीज़ें तो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अच्छे से प्रोड्यूस करने का मतलब है कि कॉस्ट भी कम हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। तो सबको ऐसा ही तो प्रोडक्ट चाहिए कि जिसकी कॉस्ट भी कम हो और क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो। तो अब एक कंट्री उसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करती है जो प्रोडक्ट वो अच्छे से प्रोड्यूस कर सके, और वो भी एट मिनिमम प्राइस एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं इंडिया और USA का। अब इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर बहुत अच्छा है और USA का एडवांस सेक्टर बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में USA बहुत अच्छा है। तो अब ये दोनों कंट्रीज क्या करेंगे? इंडिया टेक्सटाइल प्रोडक्शन करेगा और USA एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन पे फोकस करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया एयरक्राफ्ट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती या USA टेक्सटाइल को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेनिफिट इनको वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में होगा जिनमें वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। तो अब इंडिया ने टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कर लिया और USA ने एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन कर लिया। अब इनके बीच में ट्रेड होगा। अब इंडिया क्या करेगा? अपने टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करेगा USA से और USA से इंपोर्ट करेगा एयरक्राफ्ट्स को। सिमिलरली USA क्या करेगा? USA इंडिया को अपने एयरक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट करेगा और इंडिया की जो टेक्सटाइल है वो इंपोर्ट करेगा। तो ऐसे दोनों कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल बेनिफिट होता है ट्रेड की वजह से। चलो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब कि क्या रीजन है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर कंट्री एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अच्छे से मैन्युफैक्चर कर सकती है। अच्छे से मैन्युफैक्चर करने का मतलब वही है जो अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा, दैट इज कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब कॉस्ट कम होनी चाहिए और क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि एक कंट्री किस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करेगा और किस प्रोडक्ट का इंपोर्ट करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि एक पर्टिकुलर कंट्री किस चीज को अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है। तो सबसे पहला फैक्टर है डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज। तो हर एक कंट्री के पास अपने अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अलग क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड करते हैं एक कंट्री का क्लाइमेट कैसा है और एक कंट्री का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट इज योर पॉपुलेशन फैक्टर। पॉपुलेशन फैक्टर्स के 2 सब पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज योर कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर डिटरमाइन करेगा कि किस टाइप का ट्रेड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं, टेक्सटाइल बहुत अच्छी है, ठीक है, तो इनका ट्रेड होगा। सिमिलरली ईरान के कारपेट्स बहुत अच्छे हैं तो इनका ट्रेड होगा।
ठीक है, नेक्स्ट इज योर साइज ऑफ द पॉपुलेशन। साइज ऑफ द पॉपुलेशन डिटरमाइन करता है कि कितनी क्वांटिटी का ट्रेड हो रहा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है, उसका इंटरनल ट्रेड ज्यादा होगा, एक्सटर्नल ट्रेड कम होगा, क्योंकि जितना वो कंट्री प्रोड्यूस कर रही है उतना ही वो कंज्यूम कर ले रही है और प्रोडक्ट बचता नहीं है कि वो एक्सटर्नल ट्रेड कर सके उस प्रोडक्ट का। ओके, थर्ड फैक्टर इज द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी डिपेंड करेगा कि एक पर्टिकुलर कंट्री किस चीज का एक्सपोर्ट कर रही है और किस चीज का इंपोर्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंट्री अपने एग्रेरियन फेज में है तो वो अपने प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करेगी क्योंकि उसके पास प्राइमरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है, और इंपोर्ट करेंगी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का। सिमिलरली अगर कोई नेशन इंडस्ट्रियलाइज है, उसके पास इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा और फूड और रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट करेगा। फोर्थ पॉइंट इज द एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जितनी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज़्यादा एक कंट्री डेवलप्ड होगा और उतनी ही ज़्यादा ट्रेड एक्टिविटीज होंगी। फिफ्थ फैक्टर इज द ट्रांसपोर्ट। अब पहले के टाइम में जो ट्रेड था वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड था क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी। बट अगर अब का सिनारियो देखते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। ठीक है, रेलवेज डेवलप्ड हो गए हैं, एयर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हो गया है, रेफ्रिजरेशन एंड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेड बहुत अच्छे से हो सकता है। Now let's move on to the next topic, that is important aspects of trade. इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने वाले हैं। सबसे पहले है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है कि कितनी टोटल वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज एक पर्टिकुलर कंट्री ट्रेड कर रही है। इस ट्रेड में आपका एक्सपोर्ट भी इंक्लूडेड है और इंपोर्ट भी इंक्लूडेड है। ओके, तो अगर हम गुड्स की बात करते हैं, गुड्स को हम वेट के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल टन्स में मेजर करा जाता है, बट सर्विसेज को हम वेट्स के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। तो जो एक्चुअल मेजर करते हैं हम कि कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हो रहा है वो हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं, दैट इज हम मनी की वैल्यू में मेजर करते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड। अब कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब है कि किस टाइप्स के गुड्स एंड सर्विसेज एक पर्टिकुलर कंट्री इंपोर्ट कर रहा है या फिर एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम हिस्टोरिकल शिफ्ट देखते हैं, पहले के टाइम पे क्या होता था, कंट्रीज प्राइमरी प्रोडक्ट्स का ट्रेड करती थी, जैसे योर फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, राइट। बट उसके बाद हमें एक शिफ्ट देखने को मिला कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चर गुड्स का ट्रेड होना शुरू हो गया। और अगर हम अभी भी देखते हैं तो मैन्युफैक्चर गुड्स का बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। और अब जो सिनेरियो है, करंट सिनेरियो, इसमें सर्विस सेक्टर का रोल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, लाइक योर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर। ओके, so these are the few regional changes and current situation data provided to you guys. You can go through it once. अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब है कि किस डायरेक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब कौन सी कंट्री क्या इंपोर्ट कर रही है और क्या एक्सपोर्ट कर रही है। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल ट्रेड को देखते हैं। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बिफोर कॉलोनियल एरा की बात कर रहे हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल इंडिया, ठीक है, ये क्या करते थे, ये अपने एक्सपोर्ट करते थे वैल्यूएबल गुड्स एंड आर्टिफैक्ट्स को यूरोप को। ठीक है, मतलब कि जो भी इनके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स थे उस टाइम पे पर्टिकुलरली हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते थे, तो उनको ये डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपोर्ट करती थी यूरोप को। तो मतलब हम बोल सकते हैं जो ट्रेड था वो कैसे फ्लो हो रहा था, फ्रॉम कॉलोनीज टू यूरोपियन कंट्रीज। अभी हमने देखा कि डेवलपिंग कंट्रीज अपने वैल्यूएबल गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही थी यूरोप को, राइट। अब 19th सेंचुरी आते आते हमने देखा कि ट्रेड में कंप्लीट रिवर्सल हो गया, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे कॉलोनियलिज्म अपनी पीक पर था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हो चुका था। तो यूरोपियन क्या कर रहे थे, यूरोपियंस अपने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे डेवलपिंग कंट्रीज को। उसके बदले में ये जो यूरोपियंस थे ये रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, अब 20th सेंचुरी आई, फिर से ट्रेड रिवर्सल हो गया,
द रीजन बीइंग क्योंकि यूरोप ने अपनी कॉलोनीज को लॉस्ट कर दिया था। तो अभी तक हमने देखा कि पहले कॉलोनीज अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती थी यूरोपियन कंट्रीज को, बट 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज अपने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रही है कॉलोनीज में, ठीक है। फिर 20th सेंचुरी आया, 20th सेंचुरी में कंप्लीट रिवर्सल हो गया ट्रेड पैटर्न में, ठीक है, क्योंकि यूरोप ने अपनी कॉलोनीज को लॉस्ट कर दिया। तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इसमें डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया एंड चाइना ये बोल रहे हैं कि अब हम भी अपने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, ओके। So rest of the topics will be covered in the next part. Thank you so much.